नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हाजिर हूं एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। कल इसका रिजल्ट निकला था, उसके बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे, ये भी बताने का मैं कोशिश करूंगा कि क्या अभी सही है इसमें इन्वेस्टमेंट करना और क्या स्टेप लेना चाहिए, और अगर आप इन्वेस्टेड है तो आगे की क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तों बहुत ही अच्छा बैंक है। एचडीएफसी बैंक के बाद जिस तरीके से इसने अपने आप को एक्सपैंड किया है, जिस तरीके से इसने अपने बुक्स को बना के रखा है और जिस तरीके से ये लोगों के बीच में पॉपुलर हुआ है, वाकई एकदम अमेजिंग है। और बहुत बड़ा बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक। अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 2,27,000 करोड़, और ये निफ्टी 50 में आता है। निफ्टी 50 के टॉप 10 कंपनीज में कोटक महिंद्रा बैंक आता है, तो बहुत बड़ा बैंक है, बहुत बड़ा कंपनी है। और स्पेशली इसने अपने आप को बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसने अपने आप को एक्सपैंड किया। रिटेल बैंकिंग में भी ये लोग का हाथ है, कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी हाथ है, हर जगह ये लोग हैं। तो रिटेल बैंकर्स भी ज़्यादातर इस बैंक के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। प्लस कॉर्पोरेट बैंकिंग, सैलरी अकाउंट, ये सब में कोटक महिंद्रा का अच्छा खासा शेयर है, मार्केट शेयर है। तो कोटक महिंद्रा के बारे में बात करेंगे। कल रिजल्ट निकल के आया था दोस्तों। जी हाँ, आप भी ये रिजल्ट देख सकते हैं। ये रिजल्ट कल निकल के आया था लगभग 12:30 बजे के करीब। 13 तारीख 13 मई को 12:30 बजे के करीब ये रिजल्ट निकल के आया था। यहाँ पे बीएससी के वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं। और इस रिजल्ट के निकलने के बाद, रिजल्ट हालांकि अच्छा नहीं हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो रिजल्ट निकलने के बाद ये मैंने 1 मिनट का चार्ट खोल के रखा है। कल 13 मई को ये ट्रेड कर रहा था लगभग 1200 के लेवल पे, और रिजल्ट निकलने से कुछ देर पहले यानी 12:15 के करीब ये थोड़ा सा गिरावट के साथ इसमें अचानक से बहुत तेजी आ गया। और जंप के बाद जब भी लोगों को धीरे धीरे रिजल्ट समझने में आया कि इसमें रिजल्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो लगातार देखिए ये शेयर यहाँ से गिरना शुरू हुआ। गिरते 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 लास्ट में जब ये कुछ ज़्यादा सस्ता हो गया तो एंड ऑफ द डे थोड़ा बाइंग हुआ इस शेयर में। यहाँ पे देख सकते हैं बाइंग हुआ, मगर उसके बाद आज सुबह से वापस से ये शेयर गिर ही रहा है। ये 1 मिनट का चार्ट है। तो बात करेंगे कि क्या यहाँ इन्वेस्ट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो दोस्तों बात करते हैं फंडामेंटल से। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फंडामेंटल जानना हर एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना फंडामेंटल जाने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वो जिसे कहते हैं आप आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करें, वैसा नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। मार्केट कैप 2,27,000 करोड़, अभी 1100-1200 के लेवल पे, 1150-1200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कुछ दिन पहले ये 1740 था। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसा शेयर है जो उतना नहीं गिरा। गिरा है, हर कोई शेयर गिरा है। जब से कोरोना का पैनिक आया हर कोई शेयर गिरा है, मगर इसमें उतना गिरावट नहीं आया जितना बाकी बैंक्स में आया। बाकी बैंक तो 40-50% चला गया, गिर गया, मगर ये उतना नहीं गिरा। तो इस बैंक ने अपने आप को स्टेबल रखने का कोशिश किया। बुक वैल्यू है 304 रुपया, ट्रेड कर रहा है अभी 1187, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग अपने बुक वैल्यू से 4 गुना ज्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी एक देखने का चीज है, इसके बारे में भी बात करेंगे। स्टॉक पी अगर आप देखेंगे तो 23 रुपया 93 पैसा, यानी 24 रुपया के आसपास। डिविडेंड ये बैंक देता है हर साल, मगर वो ना के बराबर। वो कहते हैं ना, पीनट्स पकड़ा देना, तो वैसा भी डिविडेंड देता है। अगर आप इसके डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे तो 70 पैसा, 80 पैसा। अब 1700 का शेयर खरीद के अगर आपको कोई 70 पैसा का डिविडेंड देगा तो वो ना के बराबर है। तो डिविडेंड के लिए अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सही शेयर नहीं है। डिविडेंड नहीं देता है, ना के बराबर देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.92%, रिटर्न ऑन इक्विटी 13%, सेल्स ग्रोथ 13% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। डेट, बैंकिंग सेक्टर्स में डेट देख के फायदा नहीं है। PG1 और इंट्रिंसिक वैल्यू 716। आपको एक बार मैं फिर से बता दूं, इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है उसका मतलब होता है इस पूरे ब्रांड का वैल्यू। यानी इसका जो ब्रांड, हर एक चीज का एक ब्रांड का एक वैल्यू होता है। जैसे कोटक जो एक ब्रांड है उसका एक वैल्यू है। इसके जो एडवर्टीजमेंट चलते हैं, बहुत और भी बहुत चीज है, सिर्फ ये स्टॉक को रिलेटेड नहीं है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का बहुत अलग अलग फैक्टर है। तो उस ब्रांड का एक वैल्यू है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक एप्पल जो ब्रांड है, एप्पल का मोबाइल आप जो ले यूज करते हैं बहुत लोग, एप्पल एक ब्रांड है, तो सिर्फ वो एप्पल का एक वैल्यू है। वो जो एप्पल ब्रांड है उसका एक वैल्यू है। वो अगर
मान लीजिए एप्पल ने अगर एक विंडोज फोन भी निकाल दिया तो उस वो विंडोज फोन भी बिकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे एप्पल का लोगो है, उसका ब्रांड का एक वैल्यू है। तो सिमिलरली इंट्रिंसिक वैल्यू भी ये सब चीजों को फैक्टर में रखकर कैलकुलेट करते हैं कि इस बैंक का क्या वैल्यू है, इस बैंक का जो ब्रांड है, इसने जो अपना नाम बनाया है, इसका जो वैल्यू है उस हिसाब से इसका कितना मार्केट प्राइस होना चाहिए। तो उस उन फैक्टर्स को लेके होता है ये इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये डिफर करता है, बहुत लोग और भी बहुत अलग अलग फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, तो वो डिपेंड करता है, मगर इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे है 716, और ये आपको हर जगह एक नहीं भी मिल सकता है। मान लीजिए कोई ब्रांड वैल्यू को ज्यादा कैलकुलेट करता है, कोई ज्यादा तवज्जो देता है, कोई ब्रांड वैल्यू को कम तवज्जो देके वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है उसको ज्यादा तवज्जो देता है, कोई उसके सेल्स को ज्यादा तवज्जो देता है, कोई उसके प्रॉफिट को ज्यादा तवज्जो देता है। तो हर चीज को मिलाकर इंट्रिंसिक वैल्यू को बताया जाता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस साइट इंट्रिंसिक वैल्यू उसका 716 है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा ज्यादा ट्रेड कर रहा है। ओके, और आपने प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं 48.43%, प्रमोटर होल्डिंग 29%, तो प्रमोटर का होल्डिंग है 30% के आसपास, प्लेज किया नहीं है, कोई शेयर प्लेज नहीं है, कोई शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ 27% लास्ट 3 साल का एवरेज है, और अर्निंग पर शेयर हर शेयर में आपको 44 रुपया 73 पैसा, यानी लगभग 45 रुपया कमाकर दे रहा है। अब चलते इसका पीई के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप इसका पीई ध्यान से देखेंगे, ये इसका पीई ट्रेड कर रहा है 24 रुपया के आसपास। आईसीआईसीआई बैंक का भी सेम वहां पर ही पीई ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक तो कुछ ज्यादा ही महंगा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे अट्रैक्टिव अगर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है तो वो दिखाई दे रहा है एचडीएफसी बैंक। मैं इससे पहले भी बहुत सारे एचडीएफसी बैंक के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का पी बहुत अट्रैक्टिव है रेदर देन कोटक महिंद्रा बैंक, और एक्सिस बैंक तो कुछ ज्यादा ही उसका पी हाई है। और पी हाई मतलब आप समझ रहे हैं, आप ज्यादा पैसा खर्च करें 1 रुपया कमाने के लिए, मतलब चीज महंगा है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके रिजल्ट के बारे में जो लॉन्च हुआ, और यहाँ पर पता करेंगे कि कहाँ पर चूक हुआ है, जिससे आपको पता लगेगा कि बैंकिंग सेक्टर में आगे जाके क्या होने वाला है, जो मैं इतना दिनों से हर एक चीज में यानी हर एक बैंकिंग के वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सीधा सीधा कंपैरिजन मैं 31 मार्च 2019 का इसके साथ करूंगा, 31 मार्च 2020 इस क्वार्टर के साथ करूंगा। तो इंटरेस्ट अर्नड अगर आप देखेंगे तो 6,390 करोड़, ये सब करोड़ में है तो ध्यान रखिएगा, 6,390 करोड़, और यहाँ पे 6,800 करोड़, बहुत अच्छा यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है, वेरी गुड। और अगर आप देखेंगे टोटल इनकम पिछले बार था 7,672, यहाँ पे अदर इनकम्स भी है, इंटरेस्ट ये वो सब मिलाकर यहाँ पर 8,294, तो यहाँ पे लगभग 620 करोड़ का स्ट्रेट जंप है। ओके, वेरी गुड। और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखेंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 300 करोड़ का एक्सपेंस थोड़ा बड़ा है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, मगर जो मेन जहाँ पर इसका जो लॉस प्रॉफिट है वो कम गया पिछले क्वार्टर से, वो है प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसी। इस पे ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रोविजंस एंड कंटेंजेंसी। पिछले बार था 171 करोड़ और इस बार वो हो गया है 1,047 करोड़, यानी 1,050 करोड़ के आसपास। अब आप जानने का कोशिश करेंगे ये प्रोविजन और कंटेंजेंसी क्या है। तो दोस्तों प्रोविजन और कंटेंजेंसी है, बैंक को एक चीज लगता है कि आगे जाके ये खर्चा आने वाला है, आगे जाके ये एक्सपेंस आने वाला है, तो उसके लिए बैंक ऑलरेडी अपने बुक्स में लॉस डिक्लेयर कर देती है। इसको एक एक्सपेंस हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है, यानी ये खर्च हिसाब से डिक्लेयर किया जाता है। तो मान लीजिए आपको एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपका हर महीना सैलरी आता है 10,000 रुपया, कहने का बात बोल रहा हूँ 10,000 रुपया, और आपका एक LIC का प्रीमियम है साल में एक बार, जो हर महीने हर साल को जून या जुलाई में आता है। तो आपका जब मई में सैलरी घुसेगा तो आप ऑलरेडी उस जो भी आपका प्रीमियम है, मान लीजिए आपका प्रीमियम 2,000 है, तो आप वो 2,000 ऑलरेडी हटा के रखने का कोशिश करेंगे कि मेरे को जून या जुलाई में उसका प्रीमियम भरना है, राइट। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे ही मैं डील करता हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पर भी बैंक को यहाँ लगता है कि आगे जाके कुछ एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, और उसके लिए बैंक ने ऑलरेडी यहाँ पर देखिए 171 करोड़ से डायरेक्ट यहाँ पे 900 करोड़ का ज्यादा, 900 950 करोड़ ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंस अलग से रख दिया है। और ये इसलिए रखा है, ये रखा है फॉर
बैड डेट, ये जो एनपीएज होते हैं उसी के लिए ये वाला अलग से रखा हुआ है। तो बैंक को पता है आगे जाके एनपीए बढ़ने वाले हैं। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जो लोन का रिकवरी होगा उसमें प्रॉब्लम आएगा, जिसके चलते बैंक ऑलरेडी इसको एक खर्चे के हिसाब से पकड़ रही है। तो ये चीज बैंक को भी पता है, बैंक के जो अकाउंट्स बना रहे उनको भी पता है, और हमको भी पता रहना चाहिए। इसी के चलते आगे जाके ये बैंक का मेन इनकम होता है कितना इंटरेस्ट आता है, कितना सूद आता है, उसके ऊपर इनकम होता है। और अगर यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आएगा, यहाँ पर लोग डिफॉल्ट करेंगे, इनकम में डिफॉल्ट करेंगे, तो यहाँ पर बैंक को प्रॉब्लम होगा। हमेशा याद रखिए, बैंक जितना भी इनकम करता है, इसका एक मैं आपको एक प्रॉपर डिटेल एग्जांपल में बताऊंगा। मान लीजिए बैंक जितना भी 4 जन से जितना इनकम करता है, इंटरेस्ट में जितना भी इनकम करता है 4 जन से, अगर 5वां जन अकेला डिफॉल्ट कर दिया तो वो चारों जन का इनकम चला गया। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं बाद में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बस इतना सोच लीजिए, एक जन डिफॉल्ट करेगा तो 4 जन का प्रॉफिट खा जाएगा। तो इतना रिस्की चीज है, और यहाँ पे अगर एनपीएस बढ़ेंगे तो एनपीएस के चलते बैंक को प्रॉब्लम होगा। अब चलते इसके एनपीए के तरफ। तो अगर आप देखेंगे पिछले बार इसका यानी 31 मार्च 2019 को इसका एनपीए था 2.14%। ये है ग्रॉस एनपीए। वो हो गया दिसंबर जो क्वार्टर खत्म हुआ वहां हो गया 2.46%। अभी ये आ गया 2.25%। तो यहाँ पे 2% का ग्रॉस एनपीए पकड़ा गया है। नेट एनपीए देखेंगे तो 0.71% है। तो अभी भी यहाँ पर 1% के नीचे नेट एनपीए है, जो कि अच्छा है। अच्छे बैंकों का हमेशा नेट एनपीए 1% से कम रहता है। तो यहाँ पे एक अच्छा चीज है, मगर फिर भी अब बात उठता है कि क्या यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, शेयर जिस तरीके से आज इसमें गिरावट आ रहा है, क्लियरली पता लग रहा है कि लोगों को रिजल्ट्स अच्छा नहीं लगा। और इसके बाद भी दोस्तों आगे जाके नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में इसका इफेक्ट रहेगा, क्लियरली रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो बैंक अच्छा है, मगर मैं सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा रुक जाइए। भले ही आपको कुछ प्रॉफिट थोड़ा कम हो, मगर यहाँ रुक जाइए, इसको थोड़ा और रिकवर होने दीजिए। कैसे आगे जाके हमारा कब लॉकडाउन उठता है और कब आगे जाके हम लोग वापस से स्टेबल लाइफ में आते हैं, ये देखना पड़ेगा, और उसी के बाद ही डिसीजन लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ इन्वेस्ट करना है, आपको ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप इस लेवल पे धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। ये वाला देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बनता जा रहा है, तो ये लेवल क्रूशियल है। इससे नीचे टूटेगा तो आप इन्वेस्ट ना कीजिए। अगर फिर भी करना चाहते हैं तो धीरे धीरे कीजिए, मगर नीचे टूटते ही इन्वेस्टमेंट बंद कर दीजिए। और रहा बात, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो मैं आपको कहूंगा बेच के ना निकलिए दोस्तों। 1700-1800 में अगर आपने खरीद के रखा है तो यहाँ पे बेच के ना निकलिए। अगर आप होल्ड कर सकते हैं 2-3 साल के लिए तो होल्ड करिए। आपको ये बैंक रिटर्न बना के देगा, वापस रिकवर करके तो दिखाएगा, बहुत अच्छा पॉजिटिव बैंक है। तो बेचिए मत, होल्ड करके रखिए, और आगे जाके आपको अच्छा ये रिटर्न निकाल के दे पाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो जरूर पूछिए, और मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।